नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 की क्लासें चल रही थी। लेवल 2 में भी एक ही टॉपिक्स है, ये सेम ही है, मतलब एक ही टॉपिक्स है जो दोनों में है। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास है जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जंतुओं में किस प्रकार से जनन होता है, जनन के क्या क्या माध्यम होते हैं, मानव में कई अन्य अपन जीवी पढ़ेंगे उनमें ऐसे जनन होता है। तो मोटे तौर से यदि अपन देखें तो साहब अपन जनन को दो भागों में बांट सकते हैं। जनन या रिप्रोडक्शन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ कंटेंट आपको ऐसा मिलता है जो आपका समय ख़राब नहीं करे, अच्छी क्वालिटी का मिले, NCERT वगैरह एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ना पड़े, ऐसा कंटेंट हमारे यहाँ मिलता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी ये खासियत है कि मैं कहता कभी नहीं हूँ इस प्रकार से, लेकिन आज कहना पड़ा, क्योंकि रीड के जो विद्यार्थी हैं वो केवल वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली बार जब भी कुछ भर्तियां तो हमेशा आती रहती है, उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। तो दो प्रकार जनन होते हैं। आप एक चीज़ सोचिए कि जब अपन मानव जो होता है, मानव किस प्रकार से जन्मता है, जनन क्यों आवश्यक है। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी जो जनक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने वंश को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। यानी कोई भी प्रजाति है अपने वंश को बढ़ाने के लिए जनन करती है। और ये जनन किस प्रकार से हो सकता है, तो वो माध्यम है लैंगिक और अलैंगिक जनन। सोचिए, दो कोशिकाएं होती, शुक्राणु और अंडाणु। दो कोशिकाओं से एक पूरा का पूरा वयस्क का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होते होते आज जो वर्तमान स्थिति में आप वयस्क देखते हो, उसका दो कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या चीजें होती, पूरी डिटेल से देखेंगे अपन। अलैंगिक जनन के अपन कई प्रकार देखेंगे, जिसमें अपन देखेंगे विखंडन होता है साहब, फ्यूजन होता है। विखंडन में अपन देखेंगे बहुविखंडन देखेंगे, द्विविखंडन देखेंगे, बहुविखंडन देखेंगे, द्विविखंडन देखेंगे। विखंडन के बाद में अपन देखेंगे बडिंग्स या मुकुलन, अपन देखेंगे कायिक प्रवर्धन। ये अलैंगिक जनन के प्रकार है। अलैंगिक का मतलब होता है, यानी इसमें निषेचन नहीं होता है, केवल एक जनक के माध्यम से अन्य संततियों का निर्माण हो जाता है। जनक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी एक ही जनक की। मुकुलन हो गया, विखंडन हो गया, कायिक प्रवर्धन हो गया, बीजाणु जनन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया। ये सारे के सारे किस में आएंगे, अलैंगिक जनन में आएंगे। लैंगिक जनन अपन मानव का अच्छे से पढ़ेंगे, और ये भी कितने प्रकार का होता है। लैंगिक जनन भी दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो होता है लैंगिक जनन में जो मुख्य प्रोसेस होता है वो होता है निषेचन, और निषेचन को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, बाह्य निषेचन और फिर होता है आंतरिक निषेचन। ये दो भागों में बांट सकते हैं। एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले अपन मानव की बात करेंगे। जंतुओं में जनन में अपन पहले बात किसी करेंगे, मानव की बात करेंगे। तो मानव में यदि जनन की बात करें तो आप एक चीज सोचिए कि साहब मानव में कौन, एक तो नर और मादा, एक होता है मेल और एक होती फीमेल। नर जो अपना संतति पैदा करने के लिए निर्माण करता है वो होता है शुक्राणु, स्पर्म का निर्माण करता है। और जो मादा होती वो ओव्यूल या अंडाणु का निर्माण करती है। ये जो शुक्राणु होते हैं ये एन प्रकृति के होते हैं। एन का मतलब अगुणित होते हैं साहब। ये अगुणित क्या चीज होती है, अगुणित का मतलब जैसे माना कि किसमें 46 गुणसूत्र है मानव में, तो 46 का आधा मतलब 23। तो नर के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होंगे, और मादा के गुणसूत्र में भी, मादा के जो गुणसूत्र होंगे वो भी 23 गुणसूत्र होंगे, और वापस मिलकर क्या बना देंगे, 46 गुणसूत्र। तो ये जो किस प्रकार के होते हैं, दोनों अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 2n नहीं होती, आधी होती है।
तो नर में शुक्राणु और इन्हें मादा में होते हैं अंडाणु। इन शुक्राणु और अंडाणु को बोलते हैं युग्मक या गैमेट्स। क्या बोलते हैं? युग्मक कहते हैं या गैमेट कहते हैं। जब ये युग्मक दोनों आपस में मिलेंगे इसको बोलते हैं सलियन। और सलियन होने के बाद में यानी निषेचन की जो प्रक्रिया होगी उसके बाद में शुक्राणु और अंडाणु मिल जाएंगे। निषेचन किसे कहते हैं? शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, यही निषेचन है। और दोनों मिलने के बाद में युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि युग्मनज किस प्रकृति का होता है? 2n प्रकृति का होता है, द्विगुणित प्रकृति का होता है। और जबकि जो युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं? अगुणित प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं और ये डिप्लॉइड होते हैं यानी द्विगुणित होते हैं। तो ये पूरा का पूरा खाका होता है कि शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं, निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया के बाद में युग्मक युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज के माध्यम से कोरक, कोरक के बाद में लगातार विभाजन होते होते भ्रूण का निर्माण होता है। ये पूरा प्रोसेस मानव में होता है। और मानव में जनन के लिए 2 प्रकार के अंग होते हैं, एक तो होता है नर जनन तंत्र और दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र और मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। अपन पहले नर की बात करते हैं। तो नर में किस तरह का सिस्टम होता है? नर जनन तंत्र अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ लो, साइंस कोई हार्ड नहीं। एक बार आप यदि समझ लेते हो तो फिर बार बार पढ़ने का टंटा खत्म हो जाता है। पढ़ लो, एक बार नोट्स बना लो, बार बार उसको रिवीजन करते रहो, साइंस एक बार में ही ठीक हो जाती है। देखो, यदि नर जनन तंत्र की बात करेंगे तो इस प्रकार से एक आकृति होती है जिसे बोलते हैं वर्षण या टेस्टिस। ये वर्षण के बाहर में एक कोष होता है। कोष का मतलब जिसमें ये रहते हैं उसे बोलते हैं वर्षण कोष। क्या बोलते हैं? वर्षण कोष। और ये वर्षण कोष शरीर से बाहर लटके हुए होते हैं, मतलब बाहर, शरीर के बाहर होते हैं। वर्षण भी शरीर के बाहर होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण भी बताएंगे आपको। इस वर्षण कोष और वर्षण के अंदर ऊपरी वाले भाग में एक पार्ट होता है, उसे बोलते हैं अधिवृषण। और इस अधिवृषण वाले भाग से जुड़कर एक नलिका का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं शुक्र नलिका। क्या बोलते हैं? शुक्र नलिका। शुक्र नलिका आगे बढ़ती है और एक भाग का निर्माण करती है, उसे बोलते हैं शुक्राशय। शुक्राशय आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद में ऊपर होता है यूरेटर, यानी जो मूत्र जिसमें इकट्ठा रहता है होता है मूत्राशय। इस मूत्राशय वाले भाग से यहाँ जुड़ी हुई होती है। और फिर ये आगे बढ़ने के बाद में यहाँ एक ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि के आगे एक और ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। और इसके पास में एक ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि से आगे निकलने के बाद ये होता है शीशन। मांसपेशियल संरचना होती है और शीशन के आगे होता है शीशन मुंड या शीशन द्वार। ये पूरा का पूरा नर जनन तंत्र होता है। वापस देखो इसको, वर्षण होते हैं, वर्षण कोष में रहते हैं। वर्षण कोष से शुक्र नलिका निकलती है। शुक्र नलिका आगे जुड़ती है शुक्राशय में। शुक्राशय से फिर निकलती है क्या? बल्बोयूरेथ्रल से फिर और एक ग्रंथि होती है, उसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। और फिर शीशन और फिर मुंड, शीशन मुंड या मूत्र द्वार के साथ में जो शुक्राणु यहाँ से प्रोड्यूस होता है। कहाँ से? वर्षण से होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वर्षण से होता है। और शुक्राणु में एक जो अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, वो बोलती है सर्टोली कोशिका। तो शुक्राणु को पोषण कौन सी कोशिकाएं प्रदान करती है? सर्टोली कोशिकाएं प्रदान करती है। और ध्यान रखना, जो ये वर्षण होता है, इस वर्षण को बोलते हैं इंग्लिश में टेस्टिस। तो याद रखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? वर्षण में होता है। ठीक है। और ये जो वर्षण कोष में मैंने कहा कि शरीर से बाहर क्यों होता है? शरीर से बाहर क्यों होता है वर्षण कोष? ये लटके हुए क्यों होते हैं वर्षण कोष? तो वर्षण कोष शरीर से बाहर क्यों होता है? उसका कारण है साहब कि जो वर्षण कोष में जो तापमान होता है वो शरीर की तुलना में 2 से 3 डिग्री या फिर 3 से 4 डिग्री कह सकते हैं,
वो क्या होता है, कम होता है। तो आप देखते हो सर्दियों के समय जो वर्ण कोष है वो एकदम शरीर से चिपक जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये होता है कि जो तापमान की आवश्यकता होती है शुक्राणु निर्माण में, उसकी जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो मिल पाता है। तो शरीर में तापमान ज़्यादा, वर्ण कोष में तापमान कम मिले, इसलिए वो शरीर से बाहर होते हैं। और वर्षणों से शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्राणु फिर आगे शुक्र नलिका से निकलते 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 कहाँ जाएगा? शुक्राशय। शुक्राशय से शुक्राशय में शुक्राणु इकट्ठा होंगे, फिर यहाँ से बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि और फिर प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि में प्रोस्टेट द्रव मिलेगा जब शुक्राणु में, यानी शुक्राणु है साहब, इस शुक्राणु के साथ में प्रोस्टेट द्रव मिल गया। जब शुक्राणु और प्रोस्टेट द्रव मिल जाएगा तो वो किसका निर्माण करते हैं? वीर्य या सीमन का निर्माण करते हैं। तो वीर्य किसे कहते हैं? शुक्राणु को नहीं करते हैं। वीर्य के साथ में जब प्रोस्टेट द्रव होगा, ये दोनों जब मिल जाएंगे, ये घर्षण को कम करता है, तो ये जब दोनों मिल जाएंगे तो वीर्य का निर्माण करेंगे। और ये वीर्य इस मूत्र द्वार के, जो मूत्र द्वार ये एक ही नलिका होती, मानव में, पुरुषों में बात करेंगे तो मूत्र नलिका और जो इस प्रकार से जो शुक्राणु निकलने वाली नलिका वो एक ही प्रकार की होती है, यानी एक ही होती है। तो ये वीर्य का निर्माण हो गया। तो ये पूरा का पूरा नर जनन तंत्र हो गया। इसको डायग्राम से समझिए आप। डायग्राम से आप समझेंगे तो आपको दिखेगा कि देखो ये होता है वर्षण, और वर्षण कोष में रहते हैं, और फिर इसके ऊपर एक ग्रंथि होती है, उस मतलब एक भाग होता है, उसे बोलते हैं अधिवर्षण। अधिवर्षण से क्या निकलेगी? शुक्रवार। शुक्रवार से मतलब शुक्र नलिका, और शुक्र नलिका आगे जाने के बाद यूरेटर के पास से निकलती हुई सीधी शुक्राशय के पास, शुक्राशय से फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। यहाँ शुक्राणु और वीर्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर एक ग्रंथि होती है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट द्रव निकालती है जो कि शुक्राणु के घर्षण को कम करती है, यानी शुक्राणु आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। फिर होता है ये शीशन वाला भाग, और शीशन वाले भाग और मूत्र नलिका एक ही। शीशन के अंदर क्या होती है? मूत्र नलिका, और मूत्र नलिका से ही क्या निकलता है? वीर्य निकलता है। फिर होता है शीशन मुंड, या इसको अग्रछद बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा नर जनन तंत्र होता है। यदि इसको और कहीं देखें अपन तो ये वर्षण हो गया। वर्षण से निकलेगी क्या? शुक्रभाग। शुक्रभाग से निकलेगी सीधी की सीधी। यहाँ पर देखो, अब ये जो ग्रंथि दिखती है आपको, ये ग्रंथि कौन सी? प्रोस्टेट ग्रंथि है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसमें खुलेगी? शीशन में, और फिर ये अग्रछद के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर देखो ये शुक्राशय दिखते हैं आपको, देखो ये शुक्राशय, यहाँ पर शुक्राणु इकट्ठे रहते हैं, यहाँ पे बनने फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ लाके इकट्ठा हो जाते हैं, फिर ये बाहर निकलते हैं। तो ये पूरा का पूरा नर जनन तंत्र होता है। तो आपको कुछ बातें यहाँ आप ध्यान रखो कि नर जनन तंत्र में देख, तो तंत्र आपने देख लिया। दूसरा, हार्मोन कौन से होते हैं साहब? टेस्टोस्टेरोन होता है, दूसरा होता है एंड्रोजन। ये दो क्या होते हैं? नर हार्मोन होते हैं। अब मादा की बात करते हैं अपन। मादा जनन तंत्र भी इस प्रकार का, आप जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती है उस प्रकार का एक सिस्टम है मादा जनन तंत्र। इसको आप डिटेल से समझो। देखो ट्रॉफी तो बनाई होगी आपने कभी ना कभी, तो इस प्रकार का एक सिस्टम होगा मादा जनन तंत्र। इसमें आप देखो यहां पर क्या होता है साहब? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। और अंडाशय फिम्बरी या झालर, हिंदी में बोलते हैं झालर और इंग्लिश में बोलते हैं फिम्बरी वाले भाग से, अंडाशय से जुड़ा हुआ होता है। ये जो नलिका होती है, नलिका आपको दिख रही है, उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का मतलब होता है, इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब सीधा आकर यहां खुलती है, और ये वाला जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं गर्भाशय। और गर्भाशय के आगे वाले भाग में होती है योनि। क्या होती है? योनि। योनि द्वार, और ये भाग होता है योनि वाला भाग। अब यहां भी क्या होगा? अंडाशय। तो अंडाशय कितने होते हैं साहब? 2 होते हैं। अब यहां देखो आप, इस अंडाशय से किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण होगा। जबकि नर जनन तंत्र में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाणु आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते यहां पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में। अब जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु का प्रोसेस भी यहां से शुरू होगा,
यहाँ अपन बात करें निषेचन की, यानी फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु दोनों का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो ये शुक्राणु आगे बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ता बढ़ता गर्भाशय से होता हुआ यहाँ पहुंचेगा किसमें, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में पहुंचेगा। अंडवाहिनी में शुक्राणु और अंडाणु बीच में क्या होगा, संलयन होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं निषेचन। एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो होता है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, फिर ये जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो संलयन हुआ उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन होने के बाद में क्या होगा, युग्मनज बनेगा, यानी एन एन मिलकर क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड युग्मनज का निर्माण करेंगे। युग्मक मिलकर, यानी शुक्राणु और अंडाणु क्या युग्मक है, दोनों मिलने के बाद में युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज निर्मित होने के बाद में ये परिपक्व होगा और भ्रूण का निर्माण होगा। और ये भ्रूण किस में होता है, गर्भाशय में परिपक्व होता है। ये नीचे जैसे जैसे कोशिका में बढ़ेगी, बाहर बढ़ते बढ़ते यहाँ किस में आएगा, गर्भाशय में शिफ्ट होगा। और गर्भाशय से फिर क्या होगा, जो भ्रूण होता है वो प्लेसेंटा या अपरा, जिसे आप नाल कहते हो, या प्लेसेंटा या अपरा के माध्यम से गर्भाशय से जुड़ जाता है, वहां से पोषण प्राप्त करता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है मादा जनन तंत्र का। इस प्रकार से क्या होता है, निषेचन होता है। वापस देख लो इसको आप देखो ये कैसी होती, अंडाशय होता है, अंडाशय से जुड़ी होती फिमरी या झालर, फिर ये अंडवाहिनी, अंडवाहिनी फिर खुलती गर्भाशय वाले भाग में, ये होती योनि और ये होता है योनि द्वार। तो इस प्रकार से, और ये भी ध्यान रखना जो भ्रूण होता है उसका जो परिपक्व काल होता है कितने महीने होता है, 9 महीने होता है। तो फैक्ट्स और ध्यान रखो, एक होता है रजोस्राव, रजोस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग जब जो मादा होती है, जब लड़की होती है वो परिपक्व होने शुरू होती है, तो उस समय क्या होता है, ये रजोस्राव यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। अंडाणु का निर्माण तो जो बच्चा गर्भ में, जो बच्ची गर्भ में होती तब हो जाता है, लेकिन परिपक्व अवस्था में कब आते हैं अंडाणु, जब परिपक्व अवस्था आ जाती है जो लड़की की, यानी 13 से 17 साल के आसपास ये इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है और ये रजोस्राव शुरू हो जाता है। और ये लगभग 28 दिन में एक बार आता है। ठीक है, गर्भाशय की भित्तियां टूटती है जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लड बाहर आना शुरू हो जाता है। दूसरी अवस्था होती मीनोपोज। मीनोपोज को बोलते हैं रजोनिवर्ती। रजोनिवर्ती क्या होती है, मतलब जब ये रजोस्राव होना बंद हो जाए, यानी अंडाणुओं का निर्माण होना बंद हो जाए, तब मीनोपोज या रजोनिवर्ती होती है। और ये लगभग 45 साल के आसपास होती है। इस समय नजोनिवर्ती शुरू हो जाती है, यानी मीनोपोज अवस्था आ जाती है, अंडाणुओं का निर्माण होना बंद हो जाता है। तो मोटे तौर से क्या, अंडवाहिनी में क्या, यानी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है। परिवर्धन कहाँ होता है साहब, परिवर्धन कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ गर्भाशय में होगा। रजोस्राव, एक ये भी चीज ध्यान रखना, 28 दिन में एक जो अंडाशय होता है उससे अंडाणु निकलेंगे और दूसरी 28 दिन में यहां से निकलेंगे। यानी सीधी सी बात है, एक अंडाणु क्या होगा, दोनों साथ में कभी अंडाणु नहीं निकालते अंडाशय, एक बार में ये निकालेगा तो एक बार में ये निकालेगा। ठीक है, ये प्रोसेस होता है इनका। तो ये मादा जनन तंत्र हो गया। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें हार्ड है ही नहीं। अब देखो निषेचन किस प्रकार से होता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब है और इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, ये अंडाणु है। इस अंडाणु के ऊपर जो बाहरी परत होती है उसमें क्या होते हैं, शुक्राणु आकर फंसते हैं। शुक्राणु ये भी ध्यान रखना, जो मैच्योर परिपक्व शुक्राणु होगा वो ही क्या होता है, निषेचन कर पाता है। और शुक्राणु का जो अगला भाग होता है उसको बोलते हैं एक्रोसोम। यहाँ कुछ शंकु होते हैं, रिसेप्टर होते हैं जो अंडाणु में आकर संलित हो जाते हैं और अंडाणु से फिर जो शुक्राणु होता है क्या होगा, इनका संलयन होगा। संलयन होने के बाद में संलित केंद्रक, यानी दोनों का केंद्रक मिल जाएगा और एक युग्मनज या जाइगोट का निर्माण कर देंगे। और जाइगोट निर्मित होने के बाद में इसका जो भ्रूण होता है, भ्रूण बनना शुरू हो जाता है, मतलब परिपक्व होने शुरू हो जाते हैं, कोरक अवस्था आती है। मतलब इस कोशिका में अब विभाजन होना शुरू होगा। 16 कोशिकाओं की अवस्था को बोलते हैं कोरक अवस्था। और कोरक अवस्था फिर और डेवलप होती है और फिर होते होते भ्रूण में परिवर्तन हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। एक होती प्रक्नली शिशु, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है,
शुक्राणु होता है नर का और मादा का क्या होता है, अंडाणु होता है। अब कई बार क्या ऐसी परिस्थितियां होती है कि निषेचन नहीं हो पाता, तो शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन किस में करवाते हैं, प्रखनली में करवाते हैं और एक अच्छा माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, अंडाणु और शुक्राणु सलित हो जाते हैं। और सलित होने के बाद में जब ये थोड़ा सा विभाजन होने के बाद में यानी 16 कोशिकाओं के आसपास की अवस्था बन जाती है, यानी कोशिकाओं में संलयन होने के बाद में कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, कोरक अवस्था आ जाती है, तो इस जो अवस्था को है, जो माता होगी उससे गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, परखनली शिशु कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, पहला परखनली शिशु लुइस जॉय ब्राउन, और भारत में कौन था, हर्षा। ये क्या थे, परखनली शिशु थे। फिर आगे देखो आप, निषेचन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य निषेचन और दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। ऐसा निषेचन जो शरीर से बाहर होता हो। बाह्य निषेचन कौन सा होता है, जो किससे होता हो, शरीर से बाहर होता हो, ऐसा निषेचन क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। और ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता हो वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। शरीर के अंदर होता हो क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। अब बाह्य निषेचन कौन कौन से, जैसे आप मेढक देखते हो, मछली देखते हो, जो पानी में क्या करेगी, अपने अंडाणु शुक्राणु जो भी होंगे उसको छोड़ दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, पानी में युग्मक को छोड़ना, युग्मक को छोड़ना क्या कहलाता है, स्पाउनिंग कहलाता है। स्पाउनिंग कहलाता है, स्पाउनिंग, स्पाउनिंग। तो पानी में मछली या मेढकों के माध्यम से मेढक अपना जनन करने के लिए क्या करते हैं, शुक्राणु अंडाणु बाहर छोड़ते हैं। मेढक के ऊपर तो जो मादा मेढक होती है उसके ऊपर अंडाणु चिपक जाते हैं, और जो नर का शुक्राणु आता है आखिर उसको सलित कर देता है। तो फिर लार्वा का निर्माण होता है, और लार्वा से फिर वयस्क का निर्माण होता है कायांतरण के माध्यम से। तो पानी में जो युग्मों को छोड़ा जाता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पाउनिंग कहते हैं। ठीक है, और ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर होता है, तो मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। फिर अपन बात करेंगे अलैंगिक जनन। इसको बड़े सावधानी से समझिएगा, और परीक्षा में प्रश्न बनने के चांसेस भी इसी के ही हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अलैंगिक जनन में होता है कि एक ही जनक के माध्यम से क्या होगा, संतति का उत्पन्न होगा। एक जनक होगा और उससे से ही क्या हो जाएगा, संतति का उत्पन्न हो जाएगा। यानी इस अलैंगिक जनन में निषेचन अनुपस्थित रहता है, निषेचन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, दो अलग अलग गैमेट्स नहीं मिलते हैं। यानी एक ये अंगुली है, ये अंगुली टूटी, दो अंगुली बनी, तो दोनों से क्या होगी, नई अंगुलियों का निर्माण हो गया। ऐसा जनन अलैंगिक जनन है। ठीक है, अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको कहा था पहला विखंडन, क्या कहा था, विखंडन, फिजन। विखंडन किस में होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है, जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा हुआ, इनमें विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। ठीक है, अब ये विखंडन एक तो होता है द्विविखंडन। द्विविखंडन, द्विविखंडन का मतलब समझिए कि कोई एक जीव है, इस जीव में क्या होगा, विखंडन हुआ तो दो नई संततियों का निर्माण कर दिया, दो बराबर, इसको बोलते हैं द्विविखंडन। एक होता है बहुखंडन या बहुविखंडन। एक से क्या करेगा, एक के अंदर माना कि एक केंद्रक है, ये विभाजित होते 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 फिर फटेगा, फटने के बाद में पूरी की पूरी एक कॉलोनी का निर्माण कर देते हैं, तो ये होता है बहुविखंडन। तो ये विखंडन, इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण मैं फिर से कह रहा हूं, एग्जाम्पल ध्यान रखना, और एग्जाम्पल के सीधे प्रश्न आते हैं, और आपको ध्यान भी यही रखना है। यदि आपसे पूछ ले अमीबा, यदि आपसे पूछ ले युग्लिना, यदि आपसे पूछ ले पैरामीशियम, यदि आपसे पूछ ले प्लेनेरिया, तो ये मोटे मोटे से जो फेमस एग्जाम्पल है, इनको तो आप ध्यान ही रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमीबा में किस प्रकार का होता है,
जो अमीबा होता है, इस अमीबा में ध्यान रखना क्या होता है, द्विविखंडन होता है। क्या होता है, द्विविखंडन होता है। यूग्लिना में भी द्विविखंडन होता है, पैरामीशियम में भी क्या होता है, द्विविखंडन होता है। फिर प्लेनेरिया क्यों लिखा सर, प्लेनेरिया आगे आएगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ये प्लेनेरिया ध्यान रखना यहाँ नहीं आएगा, प्लेनेरिया किस में आएगा, पुनरुद्भवन में आएगा, रीजनरेशन में आएगा। तो ये पैरामीशियम प्लेनेरिया नाम आपको सेम लगेगा पर नाम सेम नहीं है। पैरामीशियम क्या है, द्विविखंडन का एग्जाम्पल है। बहुविखंडन में भी ध्यान रखना, एक तो अमीबा और दूसरा पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये सब किसके एग्जाम्पल है, बहुविखंडन के। अमीबा में कैसा होता है, द्विविखंडन होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो चलन आता है वो होता है मुकुलन। मुकुलन का मतलब समझिए आप, बडिंग। बडिंग का मतलब होता है, माना कि कोई बॉडी है और इस बॉडी से कोई एक अंगुली निकल गई, अंगुली नुमान संरचना बन गई और ये अंगुली टूटेगी और नए जीव का निर्माण कर देगी, वो होता है मुकुलन। यानी एक क्या निकलेगी, कली निकलेगी और इस कलिका से क्या होगा, नए जीव का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार का जनन कहलाता है मुकुलन। ये मुकुलन किस किस में होता है, एक तो होता है हाइड्रा में, दूसरा स्पॉन्जिला में। तो हाइड्रा, स्पॉन्जिला, इनमें क्या होता है, इनमें ध्यान रखिएगा मुकुलन होता है। हाइड्रा हुआ, स्पॉन्जिला हुआ। एक ध्यान रखना, ईस्ट 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 में भी क्या होता है, कवक होता है। इस कवक में भी किस प्रकार का होता है, मुकुलन होता है। तो हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुकुलन किस में होता है, हाइड्रा में। क्या निकलेगी, कलिका निकलेगी। देखो कलिका निकली, इस कलिका से क्या होगा, पूरे पूरे एक हाइड्रा का निर्माण हो गया। तो हाइड्रा, स्पॉन्जिला, ईस्ट, इसमें क्या होता है, मुकुलन होता है। अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन होता है। अमीबा क्या होगा, एक अमीबा था, उस अमीबा से दो भागों में बट गया, यानी संततियों का दो निर्माण हो गया, वो हो गया द्विखंडन। तो ये द्विखंडन। लेशमानिया में भी क्या होता है, द्विखंडन होता है। तो लेशमानिया में भी द्विखंडन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ आप फर्क क्या देख रहे हो, यहाँ जो अमीबा है ना, इस प्रकार से कट रहा है, देखो दो भागों में बट रहा है। जो लेशमानिया है तो इस प्रकार से लंबवत कट रहा है, पूरा पूरा लंबवत कट रहा है। जबकि अमीबा में आप देखोगे ना, तो ये अमीबा है और यहाँ से फिर ये खांच बनते बनते इस प्रकार से दो भागों में टूटा, यानी अनुप्रस्थ कट रहा है। और ये कैसे कट, लंबवत कट रहा है, लेशमानिया। फिर प्लाज्मोडियम में देखोगे बहुखंडन। देखो प्लाज्मोडियम होता है, इसमें जो केंद्रक होता है बहुत छोटे छोटे केंद्रक बदलेगा, फिर फटेगा और फिर नए नए प्लाज्मोडियम का निर्माण कर देगा। प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। मैंने कहा था वो प्लेनेरिया ध्यान रखने, या प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या होता है, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन होता है। अब समझिए इसको क्या होता है। माना कि ये मैं फिर से बात कर रहा हूं, अंगुली टूटी, तीन भागों में टूट गई, छत विकसित हो गई, नए अलग अलग प्लेनेरिया का निर्माण कर दिया। तो ये प्लेनेरिया जब बीच में से, माना कि इसको क्या हो गया, काट दिया गया, तो ये नए नए प्लेनेरिया का निर्माण कर देगा। ये होती है, जैसे छिपकली की पूंछ होती है, वो क्या होगा, टूटेगी, वापस से पूंछ का निर्माण हो जाता है। तो वैसी क्षमता है पुनरुद्भवन की, यानी कि जीव टूटेगा, छत विकसित होगा, नए जीव का निर्माण कर देगा। तो ये क्या होता है। और एक चीज ये भी ध्यान रखो, बीजाणु जनन, एक और जनन होता है, उसका नाम बीजाणु जनन, अलैंगिक भाग है। ये किस में होता है, कवक में होता है। किसी बीजाणुओं के माध्यम से, स्पोर के माध्यम से क्या होता है, नए कवक का निर्माण हो जाता है। तो ये सारे पार्ट्स किसके होते हैं, अलैंगिक जनन के होते हैं। एक कायिक प्रवर्धन भी ध्यान रखना, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेशन या कायिक प्रवर्धन। ये कायिक प्रवर्धन आप देखते हो, जैसे जंतुओं की नहीं, अपन बात कर रहे हैं, जीव जीव सभी की बात कर रहे हैं। तो कायिक प्रवर्धन किस में देखते हैं अपन, जैसे अपन पत्थर चट्टा देखते हैं, कैक्टस देखते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई एक कली निकलेगी, कली टूटेगी, नए कैक्टस का निर्माण कर देगी। तो कायिक प्रवर्धन होता है। ये कौन सा होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। ये अलैंगिक जनन को आप एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब अपन बात करते हैं क्लोन की। क्लोन का मतलब होता है कि एक संतति है, मतलब एक जनक है, सॉरी, एक जनक से ही क्या होता है, संततियों का निर्माण होता है। एक जनक से ही संततियों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो एक जनक से ही संततियों का निर्माण होना क्लोन कहलाता है। माना कि एक माता है, उस माता की एक कायिक कोशिका ले ली, एक जनक कोशिका ले ली, इन दोनों में संलयन करवा दिया
और इससे क्या होगा, वैसी क्लोन निर्माण यानी फोटोकॉपी तैयार कर दी, ये क्लोन कहलाता है। और क्लोन सबसे पहले 1950 में मेडक का तैयार हुआ था। सबसे पहले किसका क्लोन तैयार हुआ था? मेडक का। सबसे फेमस क्लोन आप सुनते हो 1997 में, 1997 में डोली भेड़ का क्लोन। 2003 में इसकी मृत्यु हो गई थी, डोली भेड़ का क्लोन। और ये किसने किया था? इयान विल्मुट ने किया था। इयान विल्मुट के साथ में साइंटिस्ट और भी थे, लेकिन इयान विल्मुट ना था। और एक जो संगठन मतलब जो संस्था थी उसका नाम था रोजलिन सेंटर ऑफ स्कॉटलैंड। एक सेंटर था, उसका नाम था रोजलिन सेंटर। ये कहाँ था? स्कॉटलैंड। तो यहाँ पर डोली भेड़ का निर्माण हुआ। कुछ क्लोन आप देख लो, जीवन में कहीं काम आए आपके। कुछ क्लोन आप देख लो, तो क्लोन में आप ध्यान रखना, जैसे अपन भेड़ की बात कर लेते हैं तो भेड़ में आपको ध्यान रखना डोली, पोली, मोली। डोली, पोली, मोली, ये सब किसके हिसाब? भेड़ के क्लोन है। फिर देख लो भैंस के क्लोन, तो भैंस के ध्यान रखना गरिमा, महिमा, फर्स्ट एंड सेकंड, ये सब किसके हैं? भैंस से क्लोन है। ऊंट, ऊंट का इंजॉन, याक, यांग याक, बंदर के नीरो, दंतो, चार्ली। तो ये कुछ क्लोन है, क्लोन के बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारा का सारा अपना जंतुओं के जनन का चैप्टर पूरा हुआ। इसको वापस देखना, अच्छे से देखना। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ आपको सारा का सारा कोर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग इस तरह से प्रेम या प्यार देते हो अपना सब्सक्राइब और लाइक के माध्यम से, तो उसी से हम मोटिवेटेड होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।